हाय एवरीवन, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीरीज लेक्चर 1 में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का बेसिक और क्या होता है ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो में इमेज दिखाई दे रही होगी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की ये, और इस इमेज में आपको यहाँ पे ये साइन वेव भी दिखाई दे रही होगी। तो कैसे ये साइन वेव इसमें शो होती है और कैसे ये इनपुट सिग्नल को रीड करता है, हम इसे समझेंगे। लेकिन इमेज का जहाँ पे शो करना मैंने इसलिए शो की हुई है कि आपको पता चल जाए कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये ऑपरेटर्स दिखता कैसे है। तो सबसे पहले कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप? ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ शेप, एम्पलीट्यूड, frequency of AC signal and amplitude of DC signal. It allows the user to see the amplitude of electrical signal as a function of time on the screen. तो आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि हमारे ये साइन वेव है, ये वेव है, साइन वेव है, इनपुट वेव है, और इट इज ए वेरी विद द टाइम, इट इज ए फंक्शन ऑफ द टाइम। तो हम इसे मेजर कर सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। विद द हेल्प ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम इसे मेजर कर सकते हैं। आगे इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में कौन कौन से मेजर सेक्शंस हैं, हम उसे पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें कैथोड रे ट्यूब, फिर हम वर्टिकल एम्पलीफायर को पढ़ेंगे, फिर हम डिले लाइन को पढ़ेंगे, फिर हम टाइम बेस्ड सर्किट को पढ़ेंगे, फिर हम हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, लो वोल्टेज पावर सप्लाई एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम इन सारे कंपोनेंट्स को अभी हम पढ़ेंगे। आपको वीडियो में सीआरओ की ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रही होगी। इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ये सीआरओ काम कैसे करता है और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हम इसमें यूज कर रहे हैं उनका क्या रोल है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट हम स्टडी करेंगे वो है कैथोड रे ट्यूब, जिसे हम CRT भी कहते हैं और इसे हम हार्ट ऑफ द सीआरओ भी कहते हैं। इस CRT, जिसे हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन सिग्नल जनरेट होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं एंड एक्सेलरेट होते हैं इन अकॉर्डिंग्स विद द इनपुट सिग्नल जिसे हम मेजर कर रहे हैं। आई होप पहले आपको यहां तक समझ आया होगा। तो कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन सिग्नल जनरेट होते हैं और डिफ्लेक्ट होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा हाईलाइटेड अभी हम समझेंगे। आगे उसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपका सिलेबस का हिस्सा भी है। देखिए, सपोज कीजिए ये हमारा एक इनपुट सिग्नल है जो कि साइन वेव है, और आप आउटपुट के ये कैथोड रे ट्यूब की डिस्प्ले है, इसके ऊपर आप देख सकते हो कि जो डिस्प्ले क्या है, साइन वेव है। तो कैसे ये साइन वेव इसके ऊपर जनरेट हुई, हम उसे समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि ये इनपुट सिग्नल है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज हॉरिजॉन्टल, जिसे हम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस कहते हैं। और वाई एक्सिस के अक्रॉस एम्पलीट्यूड वेरी करता है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम वेरी करता है, बिकॉज इट वेरी विद टाइम। अब होगा क्या, जो वर्टिकल पोर्शन वाली वैल्यू होगी वो कहां पे आएगी, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर आएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास करेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर, ये डिफ्लेक्ट करेंगे। ये कितने डिफ्लेक्ट करेंगे, जो वैल्यू होगी इनपुट सिग्नल के वर्टिकल पोर्शन की, एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होगी। और वो जब इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोर स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये स्क्रीन वहां पे ग्लो करेगी। ऐसे ही जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वैल्यू होगी वो कहां पे पहुंचेगी, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर पहुंचेगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो जहां से पास करेंगे वो डिफ्लेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन कौन सी है, दिस वन, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये इस तरह की फॉर्म में है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये साइन वेव ऐसे बन रही है। दैट अगर मैं इसको आगे बढ़ाता तो ये ऐसे होती। तो मीन दिस डायरेक्शन इज वेरी विद टाइम एंड दिस डायरेक्शन इज वाई एक्सिस, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो आपको ये पता चला होगा कि ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का क्या रोल है और कैसे ये स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रही है। आई अगेन रिपीट, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से जब ये पास करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट करेंगे, यहां तो इधर डिफ्लेक्ट करेंगे,
या तो इस साइड डिफ्लेक्ट करेंगे। और जैसे ही ये स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे, फास्फोर स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे, तो ये स्क्रीन ग्लो करेगी। ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल प्लेट को क्रॉस करेंगे तो ये फिर से डिफ्लेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और स्क्रीन ग्लो करेगी। और जो इमेज ऑन द स्क्रीन बनेगी वो क्या बनेगी? शेप ऑफ द इनपुट सिग्नल। बिकॉज ये कितना डिफ्लेक्ट करेंगे? जितना इनपुट सिग्नल का वैल्यू है। तो आई होप सबसे पहले ये इमेज कैसे बनती है फास्फोरस स्क्रीन के ऊपर आपको ये पता चला होगा, और क्या रोल है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट का और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का एंड इलेक्ट्रॉन गन का। आई अगेन रिपीट, ये डिटेल में आपका टॉपिक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रॉन CRT को हम हर्ट ऑफ द CRO भी कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन सिग्नल को भेजती है। जो इलेक्ट्रॉन सिग्नल जब यहाँ से पास करेंगे तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से इलेक्ट्रॉन सिग्नल पास करेंगे। जब ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से पास करेंगे, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। कितनी डिफ्लेक्ट करेगी? जो वैल्यू होगी इनपुट सिग्नल की वर्टिकल डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से जब पास करेंगी तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मीन एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये डिफ्लेक्ट करेगी। कितना डिफ्लेक्ट करेगी? जो वैल्यू होगी इनपुट सिग्नल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एंड दोनों का सिंक्रोनाइज करके एक इमेज बनेगी फास्फोर स्क्रीन के ऊपर। फास्फोर स्क्रीन की क्या खासियत होती है? जब इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो ग्लो करती है और हमें एक इमेज की फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया। आप देख सकते हैं ऊपर वीडियो में जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअल में ये ग्लो कर रहा है। दिस इज अ फास्फोरस स्क्रीन और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये पूरा सिस्टम सेटअप होता है। आई होप ये CRT कैसे काम करता है ये हाईलाइटेड आपको पता चला होगा। इसकी डिटेल वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे, लेकिन ये हाईलाइटेड आपको समझो। तो पहला कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसके दूसरे कंपोनेंट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वो कौन सा है? वर्टिकल एम्पलीफायर कंपोनेंट। देखिए इसका क्या रोल है कि हम जानते हैं जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो क्या है? टाइम वेरिंग साइन वेव दैट वेरी विद टाइम। अब इसका जो वर्टिकल पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है, हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वर्टिकल एम्पलीफायर की मदद से उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। एंड इसी वर्टिकल एम्पलीफायर के अंदर इनबिल्ट सर्किट होता है जिसे हम अटेन्यूएटर कहते हैं। उसका क्या रोल होगा? अगर इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है तो उसे वो कंट्रोल करेगा, कम करेगा। तो वर्टिकल एम्पलीफायर का क्या रोल है आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इनपुट सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर से होता हुआ कहां पे आएगा? यहाँ पे अभी मैं कर्सर को रोटेट कर रहा हूं, इस टर्मिनल पे आएगा। अब इस टर्मिनल पे पहुंचने के बाद इनपुट सिग्नल के पास दो पाथ है, एक टूवर्ड डिले लाइन, एक टूवर्ड द ट्रिगर सर्किट। देखिए आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल को हम अलग से स्टडी कर रहे हैं एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल को हम अलग से स्टडी कर रहे हैं, और दोनों को सिंक्रोनाइज करके हमें आउटपुट पे एक रिजल्ट मिल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को स्टडी करने के लिए हम सिग्नल को कहां भेजेंगे? ट्रिगर सर्किट के पास भेजेंगे। कहां भेजेंगे? ट्रिगर सर्किट को। जो इनपुट सिग्नल हमारा आ रहा है उसे ट्रिगर सर्किट के पास भेजेंगे। ट्रिगर सर्किट का क्या रोल है कि ये इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है एक पल्स की फॉर्म में। किसमें? एक पल्स की फॉर्म में, ताकि हमारा सिग्नल एक प्रॉपरली सिंक्रोनाइज हो सके। तो ट्रिगर सर्किट का मेन फंक्शन है कि इनपुट सिग्नल को एक पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ताकि हमारा सिग्नल इनपुट जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिग्नल जो है वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज हो सके। इसलिए ट्रिगर सर्किट का हम यूज करते हैं। कैसे ये पल्स की फॉर्म में जनरेट करता है इसे समझेंगे। सपोज कीजिए कि दिस इज अवर इनपुट सिग्नल, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और सपोज कीजिए जो सेंटर पॉइंट है दिस इज अवर ट्रिगरिंग पॉइंट, यही मैंने ट्रिगरिंग पॉइंट रखा हुआ है। तो होगा क्या कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रिगरिंग पॉइंट सेट किया हुआ है, आप इसे मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं CRO के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो होगा क्या है, जैसे ही सिग्नल स्टार्ट हुआ ट्रिगर सर्किट को पता चल गया ट्रिगर की सर्किट स्टार्ट हो गया। कहाँ से? यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से। तो वो एक पल्स को जनरेट करेगा इस तरह की फॉर्म में। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है, इस तरह की फॉर्म में ये एक पल्स को जनरेट करेगा। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए ये पल्स जो जनरेट हो रही है
ये कहाँ पे जाएगी? टाइम बेस्ड जनरेटर के पास जाएगी। टाइम बेस्ड जनरेटर का क्या काम है? एक सॉ टूथ वेव को जनरेट करना। देखिए हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है आपको इनपुट सिग्नल पे दो कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? जो वेरी कर रहा है, जो जो टाइम को स्टडी कर रहा है, जो टाइम कोऑर्डिनेट है। एंड वर्टिकल कंपोनेंट एम्पलीट्यूड का कोऑर्डिनेट है। तो हमें टाइम को भी स्टडी करना है और एम्पलीट्यूड को भी, वर्टिकल पोर्शन को भी स्टडी करना है और हॉरिजॉन्टल पोर्शन को भी स्टडी करना है। और हॉरिजॉन्टल पोर्शन में टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हमें टाइम सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा उसके लिए, टाइम को कोऑर्डिनेट, टाइम को स्टडी करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? हम एक इनपुट सिग्नल, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे एक ट्रिगर पल्स में, और ट्रिगर पल्स की मदद हम वो इनपुट डाटा हम भेजेंगे टाइम बेस्ड जनरेटर के पास, और इस तरह की फॉर्म में हमारे पास एक सॉ टूथ वेव जनरेट होगी, सॉ टूथ वेव जनरेट होगी। आई होप यहां तक हम आपको समझ आया होगा। ये जो सॉ टूथ वेव है, इसे हम टाइम सिग्नल भी कहते हैं, और ये टाइम सिग्नल हम, जिसे हम हॉरिजॉन्टल सिग्नल भी कहेंगे, ये टाइम सिग्नल हम हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के ऊपर भेजेंगे। ये क्यों भेजेंगे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के ऊपर? अगर जो इसका जो टाइम सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है, तो वो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। तो क्या रोल है ट्रिगर सर्किट का, टाइम बेस्ड जनरेटर का और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का? आई होप आपको ये समझ आया होगा। आई अगेन रिपीट, देखिए इनपुट सिग्नल के दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उन दोनों को हम अलग अलग स्टडी कर रहे हैं और बाद में उसे सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो वर्टिकल एम्पलीफायर से जब सिग्नल आउटपुट पे आएगा, वही सेम सिग्नल हम ट्रिगर सर्किट के ऊपर भेजेंगे, जिसे हम इनपुट सिग्नल कहेंगे। ये ट्रिगर सर्किट इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा एक ट्रिगरिंग पल्स में, और ये ट्रिगरिंग पल्स जाएगी टाइम बेस्ड जनरेटर के पास। ये टाइम बेस्ड जनरेटर एक सॉ टूथ वेव को जनरेट करेगा, और ये सॉ टूथ वेव जनरेटर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से होते हुए हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से पास करेंगे, तो ये इसे स्टडी करके उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस। अब इसको हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये वीडियो में दिखाई दे रही होगी डायग्राम। देखिए कि यहाँ पे ये इनपुट सिग्नल है, जो साइन वेव तो है, लेकिन एक प्रॉपर साइन वेव नहीं है, जिसमें काफी ज्यादा नॉइस है। अब देखिए कोई भी सिग्नल एक्यूरेट तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे जो ट्रिगरिंग पोर्शन है वो ये सिलेक्ट किया हुआ है। अब होगा क्या? यहाँ पे यहाँ पे मैंने टी डाला है, दैट इज ए ट्रिगरिंग पॉइंट। हम अपनी मर्जी से कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रिगरिंग पॉइंट। ट्रिगरिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से सिस्टम रीड करना शुरू कर देता है कि मुझे ये एक वैल्यू रेफरेंस पॉइंट लेना है, और जहां से मुझे पल्स को जनरेट करना है, उसी पॉइंट को हम ट्रिगरिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे इसने ये ट्रिगरिंग पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। तो जैसे ही सिग्नल यहाँ पे पहुंचा, ये राइजिंग ट्रिगरिंग पॉइंट है, तो जैसे ही सिग्नल यहाँ पे पहुंचा, ये पल्स जनरेट हो गई। फिर सिग्नल यहाँ पहुंचा, हमें पल्स जीरो, फिर से सिग्नल राइज किया, पल्स जनरेट हो गई, फिर से सिग्नल, पल्स जीरो। लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक प्रॉपर पल्स नहीं मिल रही है, एक अनप्रॉपर पल्स मिल रही है। तो हम इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम दो ट्रिगरिंग रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, एक अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जैसे ही पल्स यहाँ पे पहुंची, पल्स जनरेट हो गई। अब पल्स यहाँ पे पहुंची, तो पल्स यहाँ पे डाउन। फिर से पल्स जैसे यहाँ पे पहुंची, तो पल्स जनरेट होगी। फिर से पल्स जब यहाँ पे पहुंची, पल्स डाउन होगी। अब इसका क्या फायदा हुआ हमें? इसका फायदा हमें ये हुआ कि हमारी जो ट्रिगरिंग पल्स जनरेट हो रही है, वो एक प्रॉपर ट्रिगरिंग पल्स जनरेट हो रही है, और जिसकी मदद से हम एक प्रॉपर टाइम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम एक प्रॉपर टाइम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं इस तरह की फॉर्म में। क्योंकि टाइम सिग्नल क्या रिप्रेजेंट करता है कि व्हेन दिस ट्रिगरिंग पल्स इज अगेन रिपीटेड। आप देख सकते हैं जैसे ये सेम यहाँ पे रिपीट कर रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर ये फिर से रिपीट हो रहा है सिग्नल। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि इनपुट सिग्नल की प्रॉपर वैल्यू क्या है, और ये सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है ट्रिगरिंग पल्स। तो ट्रिगरिंग पल्स का क्या रोल है, आई होप आपको ये पता चला होगा। आगे मैं आपको वीडियो में आपको ये दिखाना चाहूंगा। देखिए आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अवर वर्टिकल इनपुट वोल्टेज एंड दिस इज अवर स्वीप वोल्टेज। देखो ये वर्टिकल वोल्टेज है, ये हॉरिजॉन्टल टाइम, ये हॉरिजॉन्टल सिग्नल है। जब ये दोनों मर्ज होंगे, तो हमें सीआरओ के ऊपर इस तरह की फॉर्म में वेव
दिखाई देगी। आई होप आपको इस डायग्राम के थ्रू ये भी समझ, दिस इज आल्सो ए sawtooth वेव that is generated by the टाइम बेस जनरेटर। तो आगे देखिए, एक और डायग्राम आपको ये दिखाई दे रही होगा। हम जो टाइम बेस जनरेटर है उसके टाइम को हम घटा और बढ़ा भी सकते हैं टू बल्कि टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है, और नंबर ऑफ जो वेव्स हैं वो हमें डिस्प्ले के ऊपर ज़्यादा दिखाई देंगी, तो हम इसे अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर को। आगे मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। तो आई होप ये चीज़ कंपोनेंट, उनका क्या रोल है, आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हमारा लास्ट कंपोनेंट जो बच गया वो है डिले लाइन। अब डिले लाइन का यहाँ पे क्या रोल है, देखो, जब हॉरिजॉन्टल सिग्नल को हम स्टडी कर रहे थे और जब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर हम सिग्नल को भेज रहे थे, उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम कौन कितने, 3 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स चूज कर रहे हैं। तो इट टेक सम टाइम टू कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल इनटू द ट्रिगरिंग पल्स, एंड ट्रिगरिंग पल्स जनरेट करेगी टाइम बेस्ड सिग्नल, एंड टाइम बेस्ड सिग्नल फिर उसे एम्पलीफाई करेगा अगर जरूरत है, और वो फिर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर भेजेगा, तो उसमें कुछ समय लगेगा। और दूसरी तरफ जो वर्टिकल सिग्नल है वो डायरेक्टली, अगर हमने डिले लाइन नहीं यूज किया था, वो डायरेक्टली किसके ऊपर जाएगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर जाएगा, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा, मीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल सिग्नल एंड द वर्टिकल सिग्नल मैच नहीं कर पाएगा, और हमें प्रॉपर एक आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम ये चाहते हैं कि जिस समय पे वर्टिकल सिग्नल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर पहुंच रहा है, उसी समय पे टाइम बेस्ड सिग्नल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पहुंचे, तो हम एक डिले लाइन का यूज करेंगे। ये डिले लाइन क्या करती है, इसे सिग्नल को, वर्टिकल सिग्नल को कुछ देर के लिए होल्ड करके रखेगी। वो समय इक्वलेंट होगा किसके बराबर, ये जो पूरा प्रोसेस होने में, जो हॉरिजॉन्टल प्रोसेस होने में समय लग रहा है, वो उसके बराबर होगा। आई होप ये चीज कंपोनेंट, उसका क्या यूज है, आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे देखिए, अब हम इसकी लैंग्वेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब, द हार्ट ऑफ सीआरओ हम कैथोड रे ट्यूब का कहते हैं। हियर द इलेक्ट्रॉन बीम इज जनरेटेड, एक्सेलरेटेड, डिफ्लेक्टेड इन अकॉर्डिंग्स विद द इनपुट सिग्नल, एंड विजिबल ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड ऑन द फास्फोरस स्क्रीन। इसे हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। आगे वर्टिकल एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर जैसे मैंने आपको पहले कहा, इसे हम वाई एम्पलीफायर भी कहते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी है, वाई एक्सिस है, तभी हम इसे वाई एम्पलीफायर भी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट इन वाई डायरेक्शन और द वर्टिकल डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सिग्नल एम्पलीट्यूड गिवन टू द वाई इनपुट और वर्टिकल प्लेट्स, हेंस दिस इज कॉल्ड वाई एम्पलीफायर। देखिए, जो वर्टिकल एम्पलीफायर है इसे हम वाई एम्पलीफायर भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, इसके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वो डिफ्लेक्ट करेंगे। वो कितना डिफ्लेक्ट करेंगे, वो डिफ्लेक्ट करेंगे इक्वल टू द इनपुट वैल्यू ऑफ द सिग्नल। जितना उसका इनपुट वैल्यू होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, इतना ही ये डिफ्लेक्ट करेंगे। वही इसका यहाँ पे कहने का मतलब है। The gain can be varied externally with the help of amplitude control. The bandwidth of this amplifier put the limit to the maximum frequency of the input signal that can be measured using the CRO. Vertical amplifier क्या करता है कि बैंड विड्थ को वर्टिकल एम्पलीफायर लिमिट लगा देता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल के ऊपर, and if the magnitude of the external signal is large, it can also attenuated in the potential divider attenuator section। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि वर्टिकल एम्पलीफायर अटेनुएटर का काम भी करता है अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल सिग्नल ज्यादा है। आगे डिले लाइन, देखिए डिले लाइन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ए डिले लाइन इज प्लेस बिटवीन द आउटपुट ऑफ द वर्टिकल एम्पलीफायर एंड वाई इनपुट ऑफ द कैथोड रे ट्यूब टू डिले द इनकमिंग अननोन सिग्नल। क्यों डिले के लिए, क्योंकि पर्पस ऑफ द डिले लाइन टू सिंक्रोनाइज अननोन सिग्नल विद द स्वीप सिग्नल
such that the complete signal portion will be displayed without any loss। जैसे ही मैंने आपको पहले ही कहा कि देखिए कि डिले लाइन का क्या काम है, जो वर्टिकल प्लेट के ऊपर सिग्नल आ रहा है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर सिग्नल आ रहा है, उन दोनों के टाइम में डिफरेंस है। तो उन दोनों को टाइम को मैच करने के लिए हम डिले लाइन का यूज़ करते हैं, ताकि जितना समय लगा हॉरिजॉन्टल सिग्नल को कन्वर्ट होने में एक टाइम सिग्नल में, वो कवर अप हो जाए डिले लाइन के साथ और दोनों का समय सेम आए और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का, और हमें आउटपुट के ऊपर एक प्रॉपर रिजल्ट मिले। आई होप डिले लाइन का क्या यूज़ है आपको फिर से समझ आया होगा। आगे एचवी एंड एलवी सप्लाई। देखिए आपको वीडियो में ये हाई वोल्टेज सप्लाई एंड लो वोल्टेज सप्लाई भी दिखाई दे रही होगी। अब हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज का क्या रोल है? देखिए जो लो वोल्टेज सप्लाई है उसका क्या रोल है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन के पीछे एक कैथोड प्लेट होती है जो इलेक्ट्रॉन को अमिट करती है। वो कैथोड प्लेट जो होती है उसे हीटेड किया जाता है थर्मली, और वो हीटर किसके साथ कनेक्टेड होता है? लो पावर सप्लाई के साथ। ठीक है। और ये जो हाई पावर सप्लाई है ये किस लिए यूज होती है? देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन पास करते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से, और साथ में इसमें जब हम डीप स्टडी करेंगे तो इसमें हमारा प्री एक्सेलरेशन पोस्ट एक्सेलरेशन फोकसिंग एनोड्स होते हैं। जब ये वहां से पास करते हैं तो उसे हमें हाई वोल्टेज पे रखना पड़ता है, तो वहां पे ये काम आते हैं। मीन हाई वोल्टेज सप्लाई काम आती है एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। किसके लिए काम आती है? एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे आप ये वीडियो लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। टू एक्सेलरेट, डिफ्लेक्ट एंड स्वीप द इलेक्ट्रॉन बीम, a large voltage in kilovolt is required, and this is generated by the high signal voltage power supply circuit, and VCC and other low voltage is required for the heater of the electron gun। देखिए ट्रिगर सर्किट जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि it is necessary that horizontal deflection start at the same point of the input vertical signal each time it sweep। Hence to synchronize the horizontal deflection with vertical deflection, a synchronizing or triggering circuit is used। It convert the input signal into triggering plus which are used for the synchronization। देखो जैसे मैंने आपको पहले भी ऊपर वीडियो में ये चीज समझा चुका हूं कि इनपुट सिग्नल को मैंने कन्वर्ट किया ट्रिगरिंग प्लस पल्स में विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर सर्किट। ये ट्रिगर सर्किट गया टाइम बेस्ड जनरेटर के पास और हमें एक वेव जनरेट हुई। यहाँ से लेके ये यहाँ तक जीरो से लेके ये टी था, ये भी जीरो से लेके यहाँ तक ये टी था, और ये भी जीरो से लेके यहाँ तक ये टी था। तो ये जो हमारी साटूथ वेव जनरेट हुई जिसे हम टाइम सिग्नल भी कहते हैं। अब इन दोनों को ये वर्टिकल, इन दोनों को मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया है कि आप देख सकते हैं ये वर्टिकल है और ये साटूथ वेव है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन बना जो सीआरटी के ऊपर हमें दिखाई देता है वो इस तरह से दिखाई देता है। और अगर हम चाहें तो सीआरटी में हम जो टाइम बेस्ड सिग्नल है उसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो सीआरटी डिस्प्ले के ऊपर हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे, मीन कि हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स ज़्यादा दिखाई दे, तो हम इस समय को बढ़ा देंगे और यहाँ से लेके एक दो तीन ये जो चार वेव्स हैं ये दिखाई देंगी हमें। तो ये हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो आई होप जो जो हमारा ट्रिगरिंग सर्किट है इसका क्या रोल है आपको ये पता चला होगा। क्या रोल है कि इनपुट सिग्नल को एक पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, और पल्स वो भेजेगा टाइम बेस्ड जनरेटर को, वो हमें एक प्रॉपर हमें टाइम सिग्नल मिलेगा इसकी मदद से। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रॉपर सिग्नल मिल सकता है अगर हम अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लें। तो ये यहाँ पे काम आता है ट्रिगर सर्किट, कि हम एक ट्रिगरिंग पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं अगर हमारा इनपुट सिग्नल फ्लक्चुएटिंग है तो ट्रिगर सर्किट का क्या रोल है? सिंक्रोनाइजिंग में मदद करता है, पल्स को जनरेट करता है, एक प्रॉपर सिग्नल जनरेट करता है, और ये प्रॉपर पल्स जो है आगे टाइम बेस्ड सिग्नल जनरेट करने में मदद करेगी और वो आगे हमें सिंक्रोनाइजेशन में मदद करेगी। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। आगे टाइम बेस्ड जनरेटर, टाइम बेस्ड जनरेटर जैसे पहले ही मैंने आपको बताया, दिस इज ए सॉ टूथ वेव जनरेटर सर्किट यूज्ड टू डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम लीनियरली इन द एक्स डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या जनरेट करता है? सॉ टूथ वेव। सॉ टूथ वेव, और सॉ टूथ वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? बल्कि ये टाइम बेस्ड जनरेटर ये हमने हॉरिजॉन्टल पोर्शन में कनेक्ट किया था, और हॉरिजॉन्टल पोर्शन में एक्स एक्सिस मीन
ये डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन बीम को एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड दिस वोल्टेज डिफ्लेक्ट द स्पॉट एट कांस्टेंट डिपेंडेंट रेट। देखो आगे आप सीआरओ में की वीडियो में देखोगे कि एक स्पॉट होगा, डॉटेड स्पॉट होगा, वैसे बल्कि सीआरओ के ऊपर कभी इस तरह से मूव कर रहा होगा, इस तरह से, यहाँ से फिर से वापस आएगा, फिर से मूव करेगा, फिर से वापस आएगा, फिर से मूव करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस। ये टाइम बेस्ड जनरेटर उसमें मदद करता है। आगे, does the x axis of the screen can represent the time, ये तो हम पहले ही जानते हैं, which help to display and analyze a time varying signal। हॉरिजेंटल एम्पलीफायर, क्या रोल है हॉरिजेंटल एम्पलीफायर का? अगर जो टाइम बेस्ड सिग्नल जनरेट हो रहा है, अगर इसका एम्पलीट्यूड कम है तो इसको बढ़ाने में ये मदद करेगा, यही इसका रोल है। तो जो जो आई होप जितने भी कंपोनेंट्स इसमें यूज हो रहे हैं, क्या उनका रोल है, आपको ये समझ आया होगा। आगे हम वीडियो में कैसे ये